नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से आपके सामने एक नई और डरावनी कहानी लेकर आया हूं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आपको ऐसी ही डर और रहस्य भरी कहानियां पसंद हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नई दास्तान। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। जब आप उन जगहों पर खड़े होते हैं जहां दुख, अधूरा प्यार और मौत की कहानियां बनी थी, तब ऐसा लगता है जैसे हवा भी आपके कान में कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। हर कहानी एक नए डर, एक नए रहस्य को खोलती है। लेकिन इस बार जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो अलग है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक जगह का श्राप है। एक ऐसी अनसुनी दास्तान जो पहाड़ों की हवाओं में गूंजती है, जो मिट्टी के हर जर्रे में दफन है और जो रात के अंधेरों में जिंदा हो जाती है। पहाड़ों की सुंदरता एक सपने की तरह होती है, एक आकर्षण जो आपको अपनी बाहों में समा लेना चाहता है। लेकिन हर सुंदरता के पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा होता है। ये पहाड़ सिर्फ एक मंजिल नहीं, एक जाल है। एक ऐसी जगह जो आपको बुलाती है, पर एक बार अंदर चले गए तो वापस आना मुश्किल हो सकता है। ये कहानी प्रिया और उसके माँ बाप की है, जो पहाड़ों पर छुट्टियां बिताने गए। लेकिन जो उन्होंने महसूस किया, देखा, उसके बाद कोई भी इंसान वहां दोबारा जाने की सोच भी नहीं सकता। प्रिया 22 साल की एक जवान लड़की थी, जो अपने माँ बाप समीर और निधि के साथ कालीशिला की पहाड़ियों पर घूमने गई थी। वो शहर के शोरगुल से दूर एक शांत जगह पर कुछ समय बिताना चाहते थे। इसलिए उन्होंने गर्मी की छुट्टियों के लिए पहाड़ों को चुना और ऑनलाइन जाकर एक पुराने ब्रिटिश बंगलो को बुक किया, जो एक वीरान और सुनसान इलाके में था। जब प्रिया और उसके माँ बाप बंगलो की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक छोटा सा गांव आया। वहां के लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे थे। एक बुढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर घबराहट थी, उनके पास आया और धीरे से बोला, बिटिया, वहां मत जाओ, वो जगह ठीक नहीं है। प्रिया के पिता समीर हल्की सी हंसी के साथ उनकी बात टाल गए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर गए, एक औरत ने अपने बच्चे को अपनी बाहों में जोर से लपेट लिया, जैसे किसी अनजानी शक्ति से उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। रास्ते में एक पुरानी छोटी दुकान का मालिक भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और सिर्फ एक ही बात बोली, अगर किसी भी आवाज को सुनो तो पलटना मत, रात होने से पहले वापस जरूर चले जाना। प्रिया की मां निधि थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन समीर ने मजाक में उड़ा दिया, अरे ये सब पुरानी कहानियों में होता है, कोई भूत प्रेत नहीं होते। लेकिन प्रिया ने देखा कि गांव के लोगों की आंखों में एक अलग सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ ज्यादा जानते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। उनका डर सिर्फ उनकी आंखों में नहीं, बल्कि उनके व्यवहार में भी दिख रहा था। जब प्रिया के पिता ने एक गांव वाले से बंगलो का रास्ता पूछा, तो उसने बिना कुछ कहे सिर्फ आगे का इशारा कर दिया और तुरंत पलट गया। जब प्रिया और उसके माँ बाप बंगलो के सामने पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। बंगलो पुराना था, लेकिन अब भी ब्रिटिश जमाने की भव्यता बरकरार थी। दरवाजे के ऊपर एक पुराना घंटा लटक रहा था, जो हल्की हवा से भी हिल रहा था, जैसे किसी अनजानी ताकत की हलचल हो रही हो। बंगलो का केयरटेकर रघु काका एक बुढ़ा और छुप छुप कर देखने वाला आदमी था, जिसका व्यवहार बड़ा ही असामान्य लग रहा था, जैसे उसने कुछ ऐसे देखा हो जो किसी और ने नहीं देखा। उसने बिना किसी पूछताछ के अंदर आते ही बस एक बात बोली, रात के 12 बजे के बाद दरवाजा बंद रखना बिटिया, और अगर कोई भी आवाज आए तो देखने मत जाना। इसके ठीक बाद जैसे ही उन्होंने बंगलो के अंदर कदम रखा, जमीन की लकड़ी चीख उठी, जैसे किसी ने बहुत दिनों से उसे छुआ ना हो। घर के अंदर हवा बहुत ठंडी थी, इतनी कि प्रिया को एक अजीब सी आहट महसूस हुई। एक छोटी सी चौखट के पीछे एक और नौकर खड़ा था, ननकू, 18-19 साल का लड़का, जो अंदर जाते ही बिना देखे अपने काम में लग गया, जैसे उसने अपनी आंखें मिलाने से इनकार कर दिया हो। प्रिया ने जब उससे पूछा कि ये जगह इतनी वीरान क्यों लगती है, तो उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया, ये जगह अपनी कहानी खुद बताएगी, बस सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। जैसे ही प्रिया अपने कमरे में गई, उसे हवा में एक बदबू सुनाई दी, जैसे पुराने कपड़े और गीली मिट्टी से आती है। उसने एक पुरानी अलमीरा खोली और बिना सोचे समझे उसके अंदर एक रखी हुई किताब को खोल दिया, और वहां लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि वो जाग चुकी है। प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। बंगलो अब सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं लग रहा था, ये एक बंद किताब थी, जिसके हर पन्ने में सिर्फ एक ही कहानी लिखी थी, डर।
अगले दिन सुबह प्रिया ने सोचा कि वो बंगलो के आसपास के जंगल का एक छोटा चक्कर लगाएगी। रघु काका और गांव वालों ने उसे सख्ती से मना किया था, लेकिन उसकी व्याकुलता जीत गई। क्या ही हो सकता है, ये सिर्फ एक जंगल ही तो है, उसने सोचा और बिना किसी को बताए एक पतली पैदल राह पकड़कर जंगल के अंदर चली गई। जंगल के अंदर एक अजीब सन्नाटा था, ना कोई पंछी की आवाज, ना पत्तों की सरसराहट। ये जैसे एक मरा हुआ जंगल हो जो अंदर आने वालों का इंतजार कर रहा था। प्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पेड़ों के बीच एक अजीब सी बू थी, जैसे गीली मिट्टी और सड़ी गली चीजों को एक साथ मिला दो तो बिल्कुल ऐसी ही बदबू आए। तभी एक हल्की सी आहट सुनाई दी। प्रिया ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, पीपल के पेड़ के पीछे से एक परछाई बाहर आई और फिर एक भयानक दृश्य दिखा। एक पतली सी लड़की जिसका चेहरा अधूरा और टेढ़ा था। उसकी आंखें खोखली और सफेद, जैसे उनमें जिंदगी ही ना हो। उसका मुंह इतना बड़ा था जैसे किसी ने उसके होंठ फाड़ दिए हो। उसके हाथों से खून टपक रहा था और उसके पैरों के पंजे उल्टे थे। प्रिया का गला सूख गया, उसका शरीर जम गया था। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज उसके गले में अटक गई। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और प्रिया ने देखा कि वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, जिसके पीछे से उसका डरावना चेहरा झांक रहा था। और फिर एक तेज चीख हवा में गूंजी। प्रिया ने देखा कि वो साया अब भी उसके बिल्कुल सामने आ चुका था। उसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक लग रहा था, जैसे किसी ने उसका मांस छील दिया हो। और फिर उसने अपनी सड़ी गली आवाज में बोला, तुम भी मेरे जैसी बनोगी, तुम भी यहीं रहोगी हमेशा के लिए। उसकी आवाज इतनी ठंडी और कांपती हुई थी कि प्रिया के शरीर में एक तेज झटका सा लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू किया, लेकिन आगे का रास्ता और गहरा होता जा रहा था। एकदम से जमीन हिलने लगी और प्रिया ने देखा कि नीचे से लाल मिट्टी निकल रही थी, जैसे किसी का खून वहां मिला हो। पीपल के पेड़ों की शाखाएं तेज हवा के साथ हिल रही थी और एक साथ हजारों फुसफुसाहटों की आवाज आने लगी, जैसे जंगल खुद प्रिया से बात कर रहा हो। वो आत्मा अभी भी वहीं थी। उसके पंजे और उसका चेहरा प्रिया की तरफ बढ़ता जा रहा था। प्रिया की सांसें तेज हो रही थीं, उसके पैर भारी हो रहे थे, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। प्रिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पलटकर भागना शुरू किया। जंगल अब एक भूल भुलैया जैसा लग रहा था। रास्ते उलझने लगे, जैसे पेड़ उसे रोकना चाह रहे थे। जमीन नीचे धंस रही थी, हवा भारी हो रही थी और हर तरफ से आवाजें आने लगी, मत जाओ, रुक जाओ। एक पेड़ के पास से गुजरने पर उसने देखा कि एक कटा हुआ हाथ जमीन से बाहर निकल रहा था, जैसे किसी ने उसे जिंदा गाड़ दिया हो। वो रोती बिलखती भागती रही जब तक कि उसे बंगलों का रास्ता नहीं दिख गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर घुस गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसकी सांस फूली हुई थी, वो पसीने में भीगी हुई थी, उसकी आंखें डर से फटी हुई। माँ बाप ने जैसे ही देखा, घबरा कर पूछा, क्या हुआ प्रिया? लेकिन प्रिया कुछ कह नहीं पाई। उसके दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर चल रही थी, उस जीती जागती लाश का मुर्दा चेहरा जो अंधेरे से निकलकर उसके सामने आया था। रात के समय प्रिया ने अपने माँ बाप को सब बताने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने बात शुरू की, बंगलों के फानूस जोर से हिलने लगे। दीवारों पर लगी तस्वीरें धुंधली होने लगी और रघु काका तभी धीरे से प्रिया के पीछे आकर बोले, आपको यहां नहीं आना चाहिए था बिटिया। उनकी आंखों में एक गहरा डर था। उन्होंने बताया कि इस बंगलों में सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि एक पुरानी कहानी दफन है। एक ऐसी कहानी जो रुक्मणी की दुख भरी दास्तान से जुड़ी हुई है। प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि ये सब सच है या सिर्फ एक सपना। लेकिन उस रात जब उसने अपनी आंखें बंद की, उसे सपने में एक लड़की दिखाई दी। साफ सफेद साड़ी पहने, आंखों से आंसू बह रहे थे और हाथ आगे बढ़ा रखा था। बोल रही थी, मुझे यहां से निकालो दीदी। प्रिया एक झटके से उठ बैठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने माँ बाप को जगाया और बिना वक्त गंवाए पास वाले मंदिर के पुरोहित बाबा किशन के पास जा पहुंची। बाबा किशन ने जो कहानी सुनाई, उसने सबके होश उड़ा दिए। 100 साल पहले इस बंगलो में रुक्मणी नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी शादी गांव के एक अमीर और निर्दयी जमींदार से तय हुई थी, जो उसे एक जीती जागती चीज की तरह देखता था। पर रुक्मणी तो रघुवीर से प्रेम करती थी। शादी से एक दिन पहले रघुवीर चुपके से रुक्मणी से मिलने आया और दोनों भागकर नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।
उन्हें गांव के लोगों और जमींदार के सिपाहियों ने पकड़ लिया। रघुवीर को गांव के बीच सबके सामने मार दिया और रुक्मणी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया, उसी जंगल में जिसमें प्रिया खो गई थी। उसकी चीखें हवाओं में गूंजती रहीं, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। तब से उसकी आत्मा उसी जगह भटक रही है। किसी को दिखाई नहीं देती, बस उन लोगों को महसूस होती थी जो उस जंगल के अंदर जाते थे। रुक्मणी की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए बाबा किशन ने एक हवन और शांति पाठ करने का फैसला किया। बस्ती के बुजुर्गों और पंडितों को बुलाया गया और बंगलों के सामने एक बड़ा यज्ञ मंडप बनाया गया। जैसे ही हवन कुंड में पहली आहुति दी गई, हवा बदलने लगी। आसमान का रंग धीरे धीरे गहरा होने लगा, जैसे रात का अंधेरा दिन को निगलने की कोशिश कर रहा हो। पेड़ तेज हवा से झूल रहे थे, जैसे अंदर दबाए राज खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। प्रिया और उसके माँ बाप एक कोने में खड़े सब देख रहे थे। उनका मन घबरा रहा था। बाबा किशन ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, लेकिन जैसे ही पाठ और हवन का तीसरा मंत्र पढ़ा गया, अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। ये कोई आम चीख नहीं थी, ये एक औरत की चीख थी जो सदियों से दबा कर रखी गई थी। तभी हवन कुंड की आग एकदम भड़क उठी और हवा इतनी तेज हो गई कि सब कुछ उड़ने लगा। लोग अपनी जगह जम गए, जैसे उनके पैर जमीन से चिपक गए हों। प्रिया ने देखा बंगलों के दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे थे और तभी एक भयानक परछाई आग के सामने उभर आई। रुक्मणी की आत्मा अपने पूरे गुस्से के साथ सामने आई। उसका शरीर आधा जला हुआ था, एक आंख खोखली थी, होंठों और उंगलियों से खून टपक रहा था। उसकी आवाज इतनी भयानक जिसे सुनकर आत्मा अंदर से कांप जाए। तुम सब मुझे मार नहीं सकते, मुझसे धोखा किया गया, मेरा खून ये जमीन कभी नहीं भूलेगी। जैसे ही बाबा किशन ने मंत्र और जोर से पढ़ना शुरू किया, रुक्मणी की आत्मा एक झटके से हवन कुंड के सामने गिर गई। उसका पूरा शरीर लाल रोशनी से चमकने लगा, जैसे श्राप तोड़ने का वक्त आ गया हो। तभी रुक्मणी ने प्रिया की ओर हाथ बढ़ाया और एक तेज चीख के साथ हवा में बिखर गई। आसमान एकदम से साफ हो गया। हवन की आग धीरे धीरे शांत हो गई। बाबा किशन नीचे गिर गए। उनका चेहरा एकदम फीका और पसीने से भरा हुआ था। प्रिया ने आसपास देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच था या एक सपना। गांव के बुजुर्गों ने कहा, रुक्मणी की आत्मा आज आजाद हो गई। लेकिन जाते वक्त प्रिया को एक हल्की सी आहट सुनाई दी। तुम वापस आओगे फिर से। पहाड़ फिर से एक अजीब सन्नाटे में चले गए, लेकिन अब वो इतने भयानक नहीं लग रहे थे। एक शापित आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी, या शायद नहीं।